नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। इस एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 अष्टांग हृदय सूत्रस्थान तर्पण पुटपाक विधि अध्याय। ठीक है, मैं नाम पे थोड़ा सा जोर देती हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है किसका क्या नाम है। ठीक है, 24th चैप्टर तर्पण पुटपाक विधि अध्याय। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तर्पण होता क्या है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था आश्चोतन, इसका जो 23rd इससे पहले वाला अध्याय है। ठीक है, आश्चोतन अंजन विधि अध्याय, जिसमें आश्चोतन का मतलब था कि आई ड्रॉप्स जो है आइज़ में डालना, और अंजन का तो आपको पता ही है कि काजल लगाना। ठीक है, तो आश्चोतन होता है कि आई ड्रॉप्स का प्रयोग करना, और तर्पण होता है कि हमने जब मेडिकेटेड घी जो है आइज़ में डाला। ठीक है, आइज़ के आसपास हमने एक बाउंड्री बना दी। बेसिकली वो बाउंड्री होती है उड़द के जो आटा होता है उसकी बाउंड्री जो है हम बनाते हैं, और फिर आइज़ में मेडिकेटेड घी डाला जाता है। तो तर्पण जो है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, आइए देखिए। शीर्ण पक्ष में, सिरा हर्ष में, अर्जुन में, ठीक है, अभिसंधि में, अधिमंथ में, अन्यतो वात में, वात पर्याय में। बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। अन्य तो वात की कंडीशन में भी वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ड्राइनेस की कंडीशन है, वात पर्याय भी यही कंडीशन होती है। और बाकी हम इसका डिटेल जो है नेत्र रोगों में, शलाके में भी पढ़ेंगे। सिरा हर्ष में, क्षीण पक्ष में, ठीक है, आईलैशेस में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आईलैशेस क्षीण हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। अर्जुन अर्जुन एक बेसिकली रेड स्पॉट होता है, आपकी आइज़ के स्क्लेरा पोर्शन पे एक रेड स्पॉट होता है। ठीक है, और इसके अलावा अभिसंधि में, अधिमंथ में, मतलब ग्लूकोमा जैसी कंडीशंस में। बाकी मैंने आपको बताया अन्य तो वात में और वात पर्याय में। तो ये कंडीशंस में तर्पण जो है इससे लाभ मिलता है। तर्पण का समय कितना होता है, देखिए, अश्रु शूल शोधन के पश्चात, साधारण काल में, सुबह शाम मतलब प्रातः सायं उत्तान लेटाकर तर्पण जो है देना चाहिए। ठीक है, जब वाटरी डिस्चार्ज हो, जब आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, और शोधन के पश्चात, जैसे कि हम पेशेंट का शोधन करवाते हैं पंचकर्मा में, उसके पश्चात, साधारण काल में। साधारण काल किसको कहते हैं? साधारण काल, देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड का बहुत मतलब बनता है। ठीक है, एक एक वर्ड का बहुत मीनिंग होता है यहाँ पे, बस समझने की ज़रूरत होती है हमें, ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, हम उसको भूलें ना। मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए, उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी ये पढ़ाई जो है आपने अपने पेशेंट्स पर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तभी इसका पढ़ने का फ़ायदा होता है, जब आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। और जब आप ऐसा सोचकर पढ़ने लगते हैं, फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, तो साधारण काल क्या होता है? जो साधारण ऋतुएं होती हैं। साधारण ऋतुएं कौन सी होती हैं? जैसे कि शरद है, फिर वसंत है। ठीक है, ये साधारण ऋतुएं मानी जाती हैं, शरद, वर्षा और वसंत। ठीक है, ये साधारण ऋतुएं मानी जाती हैं, जिसमें हम ये आश्चोतन तर्पण जो है देने का आचार्यों ने एडवाइस किया है। तो अश्रु में, शूल में, शोधन के पश्चात, साधारण काल में, प्रातः सायं जो है सुबह शाम उत्तान लेटाकर हमें तर्पण देना चाहिए। तो साधारण काल का मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, एक्सट्रीम विंटर्स ना हो और एक्सट्रीम समर्स ना हो। ठीक है, जैसे कि शरद ऋतु है, वर्षा है और वसंत ऋतु है। और इसकी विधि क्या होती है? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उड़द के आटा जो होता है उसको गूंद कर एक बाउंड्री बनाई जाती है, जिसको हम संस्कृत में, आयुर्वेद में बोलते हैं पाली। ठीक है, तो यव माश पाली 2 अंगुल की बनाकर, मतलब 2 अंगुल की जितनी हाइट होती है उतनी बनाकर, घृत मांड को उष्ण जल में पिघलाकर प्रयोग करें। जो हमने घी देना है, पेशेंट की आंखों में डालना है, चाहे वो प्लेन गाय का घी हो, चाहे वो मेडिकेटेड त्रिफला घृत हो, उसको डायरेक्ट अग्नि पर कभी भी गर्म नहीं करते हैं। उसको उष्ण जल में हमने कटोरी में जैसे घी डाला, और उस कटोरी को उष्ण जल में हमने थोड़ा सा डिप किया, ताकि वो घी जो है गर्म हो जाए। ठीक है, और फिर उसको जब हल्का सा वो गर्म हो जाए, तो उसको हमने पेशेंट की आइज़ में डालना है। ठीक है, नक्त आंधे में, वातज तिमिर में घृत के स्थान पर हम वसा का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में, वातज तिमिर रोग में घृत के स्थान पर वसा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो अक्षी तर्पण दोस्तों
इतना बेनिफिशियल प्रोसीजर है कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनकी आईसाइट वीक थी और 1 हफ्ता उन्होंने मुझसे अक्षि तर्पण जो है लिया था, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगी कि प्रॉपर उन्होंने प्रिकॉशन लिया, मतलब कि स्क्रीनिंग टाइम, कंप्यूटर देखना, टीवी देखना, फ़ोन देखना, ये उन्होंने बिल्कुल प्रिकॉशन लिया था, बंद कर दिया था फॉर 1 वीक, ठीक है? और उसके बाद भी मैंने बोला था कि 1 और हफ्ते के लिए ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, और साथ ही वो बाहर कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाती थी पेशेंट, जहाँ पर धूल-मिट्टी जो है उनकी आँखों में पड़े, ठीक है? तो ये सब प्रिकॉशंस लिए और 1 हफ्ता मैंने उनको जो प्लेन गाय का घी होता है, मैंने उनको उससे अक्षि तर्पण दिया। यू कांट बिलीव कि जो मेडिसिन्स जैसे कि सप्तामृत लौ है, या फिर शहद में हम त्रिफला मिक्स करके पेशेंट को रात को 1 चम्मच खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है? शहद और घी में आचार्य वाग्भट ने बोला है कि त्रिफला को मिक्स करके अगर रात को लेते हैं तो आईसाइट उससे अच्छी होती है, या फिर आंवला का जूस है, इससे आईसाइट अच्छी होती है। ये मेडिसिन अगर मैं उसको अकेले देती तो शायद उसको 4 से 6 महीने लगते उसकी आईसाइट जो है पहले से बेटर होने में। बट अक्षि तर्पण मैंने उसको दिया, एंड जब अक्षि तर्पण कंप्लीट हुआ आफ्टर 7 डेज़ उसने अपनी आईसाइट चेक करवाई तो उसका सिलेंड्रिकल नंबर 0.5 कम हो चुका था, एंड शी वॉज सो इम्प्रेस्ड। उसने एक और बार अक्षय तर्पण मुझसे लिया, एंड सेकेंड टाइम मैंने उनको त्रिफला घृत से अक्षय तर्पण दिया और उनको और फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, ये जो फ़ायदे होते हैं ये प्रोसीजर्स के, ये इतने अच्छे होते हैं कि ये ओपीडी आपकी दिन दुगनी चार चौगनी जो है बढ़ा देते हैं। पेशेंट इतना इम्प्रेस होता है, ऑब्वियसली क्यों ना इम्प्रेस हो, जहाँ पर उसको आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन्स हम देते हैं, चाहे वो सप्तामृत लो हो, चाहे त्रिफला घृत हो, या फिर त्रिफला का चूर्ण हो शहद और घी में मिला के, या फिर आंवला का जूस हो, इनसे कुछ महीनों में उनको आईसाइट उनकी इम्प्रूव होती है। वहीं पर अक्षय तर्पण 1 हफ्ते में ही अपना असर दिखाता है। तो ये चीज़ जो है आप प्रैक्टिकली खुद भी इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, आपकी जो प्रैक्टिस बहुत जल्दी ग्रो करने लगेगी, आपके पेशेंट बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कह रही थी, इसमें विधि जो है, यवमाश की हमने 2 अंगुल की पाली बनानी है, फिर जो घृत मंड होता है उसको उष्ण जल में पिघलाकर हमने प्रयोग करना है। इन केस नक तांदे हो या फिर वातज तिमिर हो तो उसमें घृत के स्थान पर आचार्य वाग्भट ने वसा का प्रयोग करने के लिए कहा है। स्नेह धारण काल, देखिए, स्नेह धारण काल, अब आँखों में घृत डाला है तो उसको कितने टाइम तक रखना है, तो उसमें ये बताया है कि स्नेह धारण काल वर्तमगत रोग में तो 100 वाक मात्रा तक बताया है, संधिगत में 300 वाक मात्रा तक बताया है, ठीक है? और श्वेत मंडलगत में, मतलब जो स्क्लेरा के प्रॉब्लम्स होती हैं श्वेत मंडलगत में, वहाँ पर 500 वाक मात्रा तक, और कृष्ण मंडलगत में 700 वाक मात्रा तक इसका काल बताया हुआ है। देखिए, प्रैक्टिकली आप कितनी देर तक पेशेंट की आंखों में घृत डालकर रखेंगे, कितना टाइम आप रखेंगे, या आप कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर मी, मैं डिसाइड करती थी कि पेशेंट जो है 100 टाइम्स आइज़ को ब्लिंक करेगा, ठीक है? या फिर 200 टाइम्स आइज़ को ब्लिंक करेगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं अपने पेशेंट को 100 टाइम्स जो है आइज़ ब्लिंक करने के लिए कहती थी, और फिर सेकंड डे 150 टाइम्स ब्लिंक करेगा घी के अंदर उसकी जब आइज़ जो है डिप हुई होती हैं, और फिर थर्ड डे, मतलब एवरी डे आई यूज़ टू इंक्रीज़ बाय 50, ठीक है? तो थर्ड डे 200 टाइम्स ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से मैं मात्रा बढ़ाती थी। तो ऐसे भी आप स्नेह धारण काल का डिसाइड कर सकते हैं, या फिर जैसे आचार्य ने कहा है कि वर्तमगत रोग में 100 वाक मात्रा तक। देखिए, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको पहले शलाके भी पढ़ना होगा। ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छे से मैं आपको शलाके पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्तमगत रोग जो होते हैं वो 21 वर्तमगत रोग हैं, तो उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम क्या कहते हैं, कौन से रोग का क्या नाम है, ठीक है? और अगर आप इफ़ यू आर सीरियस कि मैं इसको प्रैक्टिकली भी अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट करूं, तो आपको पढ़ना होगा कि जैसे वर्तमगत रोग में यहाँ पे आचार्य ने 100 वाक मात्रा तक बोला है इसका स्नेह धारण काल। तो आपने वर्तमगत रोग आपको 21 के 21 पता होने चाहिए, ठीक है? जिससे आपके पास कोई भी पेशेंट अगर वर्तमगत रोग को लेकर आता है, और अगर आप ठीक से डायग्नोस करते हो कि उसका वर्तमगत रोग है, मतलब संधिगत या श्वेत मंडलगत नहीं है,
तो आप ठीक से डायग्नोस करते हो कि उसका ये वर्तमगत रोग है, तो आप उसको 100 वाक मात्रा तक स्नेह धारण के लिए कहेंगे। संधिगत में 300 वाक मात्रा तक स्नेह धारण के लिए कहेंगे। आपको इस तरह से ये चिट बनाकर लिखना भी होगा, याद भी करना होगा कि संधिगत में 300 वाक मात्रा, श्वेत मंडलगत में 500 वाक मात्रा, कृष्ण मंडलगत में 700 वाक मात्रा। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पेशेंट आपके पास आई डिसऑर्डर लेकर आया है वो कौन से स्थान का नेत्र रोग है, कृष्ण मंडल का है या फिर श्वेत मंडल का है, संधिगत का है तो आप 300 वाक मात्रा तक उसको तर्पण देंगे, वर्तमगत का है तो 100 वाक मात्रा तक उसको तर्पण देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कोरिलेट करूँ ताकि आपको ये चीज़ें कभी ना भूलें, ठीक है। और वाक मात्रा आप ले सकते हैं कि जैसे कि कोई शब्द उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है उतनी एक वाक मात्रा होती है। तो वर्तमगत में 100 वाक मात्रा, संधिगत में 300 वाक मात्रा, श्वेत मंडलगत में 500 और कृष्ण मंडलगत में 700। इसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि मंडलगत में 800, अधिमंथ में मतलब ग्लूकोमा में 1000 वाक मात्रा, वात पित्त कफ में वातज नेत्र रोग में 1000 मात्रा तक और पित्तज में 600 एंड कफज में 500, ठीक है। दृष्टि मंडलगत 800, अधिमंथ में 1000, वातज नेत्र रोग में 1000, पित्तज में 600 एंड कफज में 500। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले है वर्तमगत में 100 वाक मात्रा तक, फिर संधिगत में 300 तक, श्वेत मंडलगत में 500 तक, कृष्ण मंडलगत में 700 तक, दृष्टि मंडलगत में 800 तक, अधिमंथ में और वातज नेत्र रोग में 1000, पित्तज नेत्र रोग में 600 एंड कफज नेत्र रोग में 500 वाक मात्रा तक। अब दोष अनुसार तर्पण कैसे करना चाहिए? यदि वातज रोग है तो प्रतिदिन तर्पण करें, पित्तज रोग है तो एक दिन छोड़कर तर्पण करें, और कफज रोग है क्योंकि कफ है और तर्पण में हमने घी का प्रयोग करना है तो 2 दिन छोड़कर तर्पण करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी आपको शलाक्य जो है अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से नेत्र रोग में कौन सा दोष होता है। तो वातज में हमने पढ़ा कि प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए, पित्तज में एक दिन छोड़कर और कफज में 2 दिन छोड़कर। तर्पण का योग अति योग, देखिए अगर तर्पण का समयोग हो, हमने अच्छे से प्रोसीजर किया है तो प्रकाश, क्षमता और स्वास्थ्य विशद लघुता, मतलब कि उसका जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा और फिर उसकी आइज़ में एक हल्कापन सा उसको महसूस होगा, प्रकाश को सहने की क्षमता होगी और मतलब कि जैसे लाइट तेज़ रोशनी में उसकी आँखों में चुभन वगैरह नहीं होगी। अति योग में क्या होता है, कफज रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ऑब्वियसली जब हम घृत का एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तर्पण में, अति योग में कफज रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और समयोग में प्रकाश, क्षमता एंड स्वास्थ्य विशुद्ध लघुता। पुटपाक, पुटपाक क्या होता है? देखिए तर्पण जब हम करते हैं आइस का, उसके बाद आइस को स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सेम उसी तरह जैसे कि हम पंचकर्मा करते हैं, ठीक है। पहले स्नेहन स्वेदन दोषों को पिघलाते हैं, कोष्ठ में लेकर आते हैं, फिर मेन प्रोसीजर करते हैं, वमन विरेचन दोषों को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर में हम संसर्जन क्रम करते हैं ताकि हम अग्नि को फिर से वापस अपनी पोजीशन में वैसे ही बढ़ा सकें, ताकि पेशेंट का पाचन शक्ति जो है अच्छा हो जाए, पेशेंट को वमन विरेचन के बाद उसके शरीर को स्ट्रेंथ मिले, तो हम संसर्जन क्रम करते हैं। उसी तरह से तर्पण के बाद आइस को स्ट्रेंथ देने के लिए पुटपाक किया जाता है। पुटपाक में मतलब होता है कि जैसे पुटपाक विधि होती है, ये जब मैं आपको रस शास्त्र पढ़ाऊंगी उसमें आपको समझाऊंगी। पुटपाक विधि में हम औषधियों का एक मेडिकेटेड जूस जो है प्रिपेयर करते हैं, जो कि आँखों में डाला जाता है ताकि आँखों को स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। और इस तरह से इस प्रोसीजर को पुटपाक कहते हैं। तर्पण से दृष्टि तनु होकर क्लांत हो जाती है। जब आँखों में इतनी देर घी जो है 1 हफ्ते तक अगर हम तर्पण करते हैं या 3 या 5 दिन तक तर्पण करते हैं तो दृष्टि जो है क्लांत हो जाती है, मतलब कि उसको जैसे कि क्लीनता आ जाती है उसमें, ठीक है। तो उसके बलवर्धन के लिए, आइस की जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसके बलवर्धन के लिए पुटपाक का प्रयोग किया जाता है। तो पुटपाक मतलब कि हमने पुटपाक विधि से जब हम औषधियों का स्वरस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उस स्वरस को आँखों में डालते हैं आफ्टर तर्पण, ताकि आँखों की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके उसके बलवर्धन के लिए, तो उसको पुटपाक कहते हैं।
पुटपाक के 3 भेद होते हैं, स्नेहन, लेखन, प्रसादन। ठीक है, स्नेहन, लेखन, प्रसादन। इससे पहले हमने अंजन के 3 भेद पढ़े थे, लेखन, रोपण, प्रसादन। देखिए कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप इकट्ठे इसको लर्न करने बैठेंगे। ठीक है, इससे पहला चैप्टर था आश्चोतन अंजन, उसमें अंजन के 3 भेद बताए थे, लेखन, रोपण, प्रसादन। ठीक है, तो आप इसको स्टेप वाइज जो है अच्छे से लर्न करिएगा, डेली रिवीजन करिएगा, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आपने लर्न कैसे करना है, जैसे कि अंजन के मैंने 3 भेद बताए थे, LRP, स्नेहन, रोपण और प्रसादन। इसी तरह से इसको कैसे याद करेंगे, LSP, बस R की जगह S आ जाएगा, मतलब रोपण की जगह स्नेहन आ जाएगा। ठीक है, पुटपाक में स्नेहन या फिर ऐसे कह सकते हैं LSP, लेखन, स्नेहन, प्रसादन। जहाँ पे अंजन में लेखन, रोपण, प्रसादन था, इसमें लेखन, स्नेहन, प्रसादन। अब स्नेहन में क्या क्या द्रव्य प्रयोग होते हैं, जैसा कि नाम बताता है, अनोपमास का प्रयोग होता है, जीवनीय गण की औषधियों से इसका निर्माण किया जाता है और वातज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। 200 वाक मात्रा काल तक इसका प्रयोग किया जाता है और कोउष्ण रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वातज रोग है तो स्नेहन पुटपाक का प्रयोग किया जाएगा, 200 वाक मात्रा काल तक किया जाएगा और कोउष्ण रूप में किया जाएगा, और इसमें अनूप मांस जीवनीय गण की औषधियों से इसका निर्माण होता है। लेखन में अब नाम बताता है लेखन, तो इसमें कफ मिश्रित वायु में जितने भी कफ मिश्रित वायु नेत्र रोग होते हैं उसमें लेखन पुटपाक का प्रयोग किया जाता है और 100 वाक मात्रा तक किया जाता है कोउष्ण रूप में, और इसमें भस्म, हड़ताल और जांगल मांसरस का प्रयोग किया जाता है। प्रसादन में यकृत, मज्जा, वसा, मधु, घृत से इसका प्रयोग निर्माण किया जाता है। फिर दृष्टि की दुर्बलता में, क्योंकि दृष्टि दुर्बलता में प्रसादन का प्रयोग करेंगे, दृष्टि प्रसादन होएगा, दृष्टि अच्छी होएगी। वात रक्त रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कहाँ का रिलेशन कहाँ किया है, वात रक्त रोग मतलब गाउट में हम पेशेंट को पुटपाक दे रहे हैं। ठीक है, तो वात रक्त रोग में, फिर स्वस्थ अवस्था में भी ये प्रयोज्य होता है प्रसादन पुटपाक। शीतल रूप में इसका प्रयोजन किया जाता है और 300 वाक मात्रा तक इसका प्रयोजन किया जाता है। स्नेहन और लेखन कोउष्ण रूप में, प्रसादन शीतल रूप में। और प्रसादन के लिए यकृत, वसा, मज्जा, मधु, घृत से इसका निर्माण होता है। दृष्टि दौर्बल्य में होता है, वात रक्त में होता है और स्वस्थ अवस्था में होता है 300 वाक मात्रा तक। लेखन 100 वाक मात्रा, स्नेहन 200 वाक मात्रा। लेखन कफ मिश्रित वायु नेत्र रोगों में और स्नेहन वातज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुटपाक में योग अति योग्यता तर्पण के समान है। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि तर्पण में योग अति योग्यता, हमने पढ़ा था कि तर्पण के अति योग में कफज रोगों की उत्पत्ति होती है, समयोग में प्रकाश, क्षमता, स्वस्थ, विशुद्ध, लघुता, ये सब आते हैं। और नस्य सेवन के जो अयोग्य होते हैं, जिनको नस्य सेवन नहीं करवाना चाहिए, उनको तर्पण और पुटपाक का भी प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है यंत्र शस्त्र ये सब जो है अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एंड इसको आप ज़रूर सोचिएगा पढ़ने के टाइम, इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा कि ऐसा पढ़ने से आपको ना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको अच्छी रैंक मिलेगी एंड साथ ही साथ आप एक एक्सीलेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।